सच बताऊं तो मैंने पहली बार तृप्ति डिमरी को एक्टिंग करते देखा। इससे पहले बस उनके लुक्स की बात होती थी, उस बेचारी को कपड़े उतरवा के लिटा देते थे, बस हर डायरेक्टर यही कर रहा था। सबको एनिमल का बॉबी देओल बनना है, एंटागोनिस्ट है तो बॉबी देओल बनना है, प्रोटैगनिस्ट है तो रणबीर कपूर। पता चला कि ये बंदा सिंगर है, बहुत सियाना लेखक है विशाल भारद्वाज, और काइया भी उसी हिसाब से वो रोल लिखा गया है। लेकिन इन दोनों ने अपने अपने रोल में जान डाल दी। कूडोज टू बोथ द एक्टर्स। मैं बता रहा हूँ, चौधरी असलम की एंट्री पे जो हवा हवा बजा दिया ना आदित्य धर ने, कुछ सालों तक उस चीज को कोई पछाड़ नहीं पाने वाला। चाहे कुछ एक मूवमेंट में तृप्ति का कैरेक्टर देख के लग रहा होता है कि वो वेस्ट जा रहा है, फिर वो अचानक से ईस्ट जाने लगता है। का जो कैरेक्टर है, जो बैडएस है, वो रोमियो बन जाता है। चलो ठीक है, बन जाता है, लेकिन टाइम तो रिवेंज एक्शन स्टोरी में रोमांस डालना चाह रहे थे, या एक रोमांटिक स्टोरी में रिवेंज वाला ड्रामा डालना चाह रहे थे, क्योंकि असल में फिल्म में। हेलो दोस्तों, राम राम दोस्तों। फिल्म रिलीज हो चुकी है ओ रोमियो, और जैसा कि आप थंबनेल देख के, टाइटल देख के समझ गए होंगे, मैंने फिल्म देखी और इस वीडियो में उसका रिव्यू करने का प्रयास करूंगा। मैं फिल्म को लेकर बहुत होपफुल था। मैंने ट्रेलर को लेकर के, टीजर को लेकर के 2-3 वीडियोस बनाई। अब क्या मेरी एक्सपेक्टेशन मैच हुई या नहीं हुई, ये इस वीडियो का अंत होते होते आपको समझ में आ जाएगा। सिनेमा के बेसिस पे रिव्यू करेंगे और थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीजें जो और हैं उन पे भी बात करेंगे। सबसे पहले डायरेक्टर की बात करें तो फिल्म के डायरेक्टर है विशाल भारद्वाज, जिन्होंने इससे पहले मकबूल, ओमकारा, कमीने, हैदर जैसी फिल्में बनाई हुई हैं, अच्छी अच्छी हिट्स इंडस्ट्री को दी हैं। स्टोरी पे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म हुसैन उस्तरा पर बेस्ड नहीं है। उससे आप अडेप्टेड कह सकते हैं, इंस्पायर्ड कह सकते हैं। अगर आपको हुसैन उस्तरा की पूरी स्टोरी जाननी है तो उस पर मैंने 1-2 वीडियो बना रखे हैं, शॉर्ट्स बना रखे हैं। ये वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं। हुसैन उस्तरा की क्या स्टोरी थी वो जानने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। फिल्म की स्टोरी की हम बात करते हैं। इसमें शाहिद कपूर हुसैन उस्तरा जो भी कह लें वो बने हैं, जो कि आईबी ऑफिसर नाना पाटेकर के लिए काम करता है। क्या काम करता है? जलाल के अगेंस्ट काम करता है। उसके गोरख धंधे पकड़वाना, उसके लोगों को मरवाना या इंफॉर्मेशन देना। जलाल कौन है? जलाल एक गैंगस्टर है जो कि मुंबई में ऑपरेट करता है, पूरे देश में ऑपरेट करता है, बट रहता स्पेन में है। भारत में उसके गोरख धंधे चलते हैं, वही एक्सटॉर्शन मनी, किसी को धमकाना, मर्डर करना, किडनैपिंग करना, मैच फिक्सिंग, ये सब तरह की चीजें। दाऊद बनाने का प्रयास किया है छोटा मोटा, पता नहीं नाम नहीं दिया। अब तो खुले में नाम दिया जाता है, डीडे जैसी फिल्में बनी है, लेकिन कोई बात नहीं। पता नहीं विशाल भाई की शायद चोक ले गई हो या किसी और वजह से उन्होंने नाम दिया, चलो उस पर नहीं जाएंगे। पर हम समझ गए कि बनाना दाऊद ही चाहा है, क्योंकि हुसैन उस तरह की जो असल कहानी थी वो दाऊद से ही रिलेटेड थी। इस सब के बीच में आ जाती है तृप्ति डिमरी। उसका कैरेक्टर हुसैन उस्तरा के पास आता है और जलाल के 3 आदमियों की सुपारी देता है, इंक्लूडिंग जलाल। वो उस तरह के पास क्यों आती है? क्योंकि उसकी एक बैक स्टोरी है, उसे जलाल से बदला लेना है, वो जलाल को मारना चाहती है। अब इन दोनों के बीच में, हुसैन उस्तरा के कैरेक्टर और तृप्ति डिमरी के बीच में अट्रैक्शन होता है। क्या दोनों मिलकर जलाल और उसके साथियों को निपटा पाते हैं या खुद निपट जाते हैं? यही कहानी है मोटा माटी। दोबारा बोल रहा हूं, ये कहानी सिर्फ असल कहानी से इंस्पायर्ड है। अगर आप मुझसे पूछो तो 80% फिल्म फिक्शन ही है। अब आते हैं भैया एक्टिंग पे। शाहिद कपूर, ये रोल मैं उनके करियर का बेस्ट रोल नहीं कहूंगा, ठीक ठाक ही लगा है। एक तो एनिमल के बाद से सबको एनिमल बनना है भाई, खून खच्चर जबरदस्ती का, मुंह पे खून वून लपेट के दिखाना है। ठीक है, कभी कभी बढ़िया लगता है, लेकिन अब रिपीटेटिव वही हो रहा है। चाहे वो बागी 2 हो, चाहे ये हो, टॉक्सिक वाला भी इसी राह पे है, तो समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ सेम सेम सा लग रहा है। शाहिद के लिए अच्छा है, चॉकलेट बॉय की उनकी इमेज बनी हुई थी, जिसमें से निकलने का उन्होंने बहुत बार पहले भी प्रयास किया है। यहाँ पे भी वो कोशिश लग रही है, बट कोशिश मुझे लग रहा है कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि ओवरऑल फिल्म कहीं पे हक दी। इसके बारे में आगे बात करेंगे कि हक दी या नहीं। शाहिद कपूर की अगर विशाल भारद्वाज के साथ फिल्मों की बात करूं तो हैदर और कमीने के मुकाबले मुझे यहाँ एक्टिंग बहुत हल्की लगी। अगर आप एक्टिंग मुझसे एक लाइन में पूछोगे तो फर्जी सीरीज जिन लोगों ने देखी है शाहिद कपूर की, उसके लेवल की एक्टिंग उन्होंने की है। हाँ, डांस बढ़िया किया है। शाहिद कपूर है तो डांस तो होना ही था, छोटा ऋतिक रोशन है वो आदमी, तो एज यूजुअल डांस नंबर जो है उनमें शाहिद कपूर ठीक लगे हैं। तृप्ति डिमरी भाई अफशा के कैरेक्टर में दिखी है। सच बताऊं तो मैंने पहली बार तृप्ति डिमरी को एक्टिंग करते देखा। इससे पहले बस उनके लुक्स की बात होती थी और उस बेचारी को कपड़े उतरवा के लिटा देते थे, बस हर डायरेक्टर यही कर रहा था। करा इसमें भी वही है थोड़ा बहुत, लेकिन इंप्रेसिव लगी है। क्यों? क्योंकि एक्टिंग भी की है, एक्सप्रेशंस के मामले में बढ़िया लगी हैं। अभी तक वाली है जितनी भी हमारी एक्ट्रेस हैं, आलिया, नालिया, धोलिया, जो भी, इनके मुकाबले की है लड़की। कई सीन्स में ऐसा लग रहा था कि मेन लीड जो कि शाहिद कपूर था या नहीं था, ये भी आपको फिल्म देख के पता करना पड़ेगा, लेकिन कई सीन्स में शाहिद कपूर को भी पीछे छोड़ दिया। अविनाश तिवारी ये हमारे मेन एंटागनिस्ट बने हैं। ये रोल रणदीप हुड्डा के लिए लिखा गया था, किसी वजह से वो फिल्म में कास्ट नहीं हो पाए, उन्होंने इसमें एक्टिंग नहीं की। लेकिन अविनाश तिवारी की एक्टिंग देख के लग रहा है कि जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी, कैरेक्टर लिखा गया था, वो उसी के हिसाब से लिखा था। लेकिन यहाँ पे भी पंगा वही है, सबको एनिमल का बॉबी देओल बनना है। एंटागनिस्ट है तो बॉबी देओल बनना है, प्रोटैगनिस्ट है तो रणबीर कपूर बनना है। ब्रूटल दिखने का प्रयास, वही खून खच्चर जबरदस्ती का। आपको कैरेक्टर देख करके सीधा लग जाएगा कैरेक्टर पेपर पे लिखा ही
एनिमल के बॉबी देओल को दिमाग में रख के गया है। लगभग आधी फिल्म खत्म होने के बाद कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है। पूरी फिल्म में 15 से 20 मिनट का उसका स्क्रीन टाइम है और बैडएस है भाई, हर सीन में वो बैडएस है। अब मैं हर सीन में रणदीप हुड्डा को इमेजिन कर रहा था कि वो यह एक्टिंग करते हुए कैसा लगता। अविनाश की एक्टिंग की बात करूं तो नॉट बैड नॉट गुड, ठीक ठाक लगा है। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि आपके बैक ऑफ द माइंड जब दिख जाता है कि एनिमल का बॉबी देओल एक तरीके से कॉपी करने का प्रयास हो रहा है, तो आपको लगता है कि नहीं, उतना मुझे नहीं आ रहा। नाना पाटेकर के कैरेक्टर की बात करूंगा, आईबी ऑफिसर इसमें बने हैं। जब जब स्क्रीन पे उनका कैरेक्टर आएगा कुछ मजेदार देकर जाएगा। वही उनका भी 15-20 मिनट का स्क्रीन टाइम है, बट वो वर्थ इट है, एक एक सेकंड बेस्ट। तमन्ना भाटिया, दिशा, ये दोनों का स्पेशल अपीयरेंस आई है। एक्टिंग की बात कर ही नहीं सकता क्योंकि रोल उतना था ही नहीं। सेम विक्रांत मैसी के साथ हुआ है, लेकिन हाँ, इनका रोल थोड़ा सा इम्पैक्टफुल था और वो अपना इम्पैक्ट छोड़ने में कामयाब रहे। 10 मिनट के रोल में वो अपना काम कर गए। फरीदा जलाल, अरुणा ईरानी, दोनों अम्मा जी लोग बहुत टाइम बाद स्क्रीन पे दिखी। छोटा मोटा सा रोल था, वही एज यूजुअल सीनियर एक्टर ठीक ठाक रोल कर लेते हैं, सदा हुआ सा रोल। लेकिन फरीदा जलाल से गाली गलौज करा दी भाई, क्या चल रहा है ये। विशाल भारद्वाज, जनता माफ नहीं करेगी तुमको, लेकिन आप बढ़िया लग रही हैं गाली देती हुई। दो स्पेशल मेंशन करने चाहूंगा, पुलिस के रोल में राहुल देशपांडे और छोटू के रोल में हुसैन दलाल। हुसैन को आपने कई बार स्क्रीन पे देखा होगा, राहुल देशपांडे को शायद ना देखा हो। वो मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने भी घर आके जब सर्च किया तो पता चला कि ये बंदा सिंगर है। और ये बात आपको स्क्रीन पे पता लग जाएगी कि वो सिंगर है। अगर आप फिल्म देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये कुछ ना कुछ तो है। बहुत सियाना लेखक है विशाल भारद्वाज, और काइया भी उसी हिसाब से वो रोल लिखा गया है। लेकिन इन दोनों ने अपने अपने रोल में जान डाल दी। कूडोज टू बोथ द एक्टर्स। साइड रोल था लेकिन हाँ, मेन का मजा दे गए। टेक्निकलिटीज पे बात कर लेते हैं भाई। सिनेमाटोग्राफी मुझे उतनी कुछ खास नहीं लगी, मैं बढ़िया एक्सपेक्ट कर रहा था, पता नहीं क्यों मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। कुछ ग्रैंड से शॉट हैं, वही एरिना के शॉट हैं, 2-3 स्पेन दिखाया गया है तो वो है। एक्शन सिनेमाटोग्राफी उतनी तगड़ी नहीं लगी, वही लो एंगल शॉट्स ले लिए आपने ताकि हमारा कैरेक्टर ग्रैंड दिखे फाइट सीक्वेंस में। ओपनिंग सीक्वेंस है, टकलों के साथ मारधाड़ है, उसमें वही एनिमल वाली वाइब आ रही है सेम। वहां कुल्हाड़ी से लड़ाई हुई थी, यहाँ पे उस्तरों से हो रही है। दिक्कत वही हो गई है कि मार्को जैसा सिनेमा हमने देख लिया है, तो ये जो एक्शन ऐसी फिल्मों में होता है वो बहुत बेसिक लगने लगा है। अब लग रहा है कि भाई मसाला फिल्म जैसी वाइब आ रही है, तो सिनेमाटोग्राफर को कोई स्पेशल मेंशन देने का मुझे मन नहीं कर रहा, क्योंकि इससे बढ़िया काम और इंडस्ट्रीज में चल रहा है। और जब मार्को जैसी फिल्में आ जाती हैं और आपको पता चल जाता है कि ऐसा काम इंडिया में हो रहा है, तो ये एवरेज सिनेमाटोग्राफी हमें क्यों दिखा रहे हो इन मसाला फिल्मों में इतने पैसे लगा के, तो फिर चीजें बहुत एवरेज सी लगने लगती हैं। एडिटिंग की बात करूंगा भाई, यहाँ तगड़ी गड़बड़ हुई है। और मैं तगड़ी गड़बड़ क्यों कह रहा हूँ ये मैं डिटेल में आगे बताऊंगा। पहली चीज, फिल्म बहुत लंबी हो गई, उसकी एक वजह थी गाने, और दूसरी जो मेन वजह थी कि सब कुछ बिखर गया, जैसा कि मैंने कहा वो आगे बताऊंगा। एडिटिंग की बात करूं तो टाइमलाइन सीधी सीधी चली है, बीच बीच में थोड़े बहुत फ्लैशबैक्स हैं। ज्यादातर फिल्म में डार्क टोन है पूरे में, कहीं कहीं जहां गाने हैं वहां कलर्स पॉप कर रहे हैं। पर गड़बड़ वहीं हुई है कि फिल्म लगभग 30 से 40 मिनट और कटनी थी, बहुत ज्यादा खींच दी। तो मैं कहूंगा भाई खराब एडिटिंग। साउंड, बैकग्राउंड म्यूजिक, इसका स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा। एज यूजुअल विशाल भारद्वाज की फिल्म थी तो वो टच तो इनका बढ़िया आना था। मैं कहूंगा बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत बढ़िया, और शायद म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर ही इस फिल्म का बेस्ट पार्ट है। बाकी सबने किसी ना किसी लेवल पे निराश कर दिया भाई, हक दिया। क्लाइमैक्स का पूरा सीक्वेंस है, उसमें बीजीएम बहुत बढ़िया लगेगा आपको अगर आप म्यूजिक के शौकीन हैं। एक वो ओल्ड ट्रेंड जो वापस आ रहा है वो तो हो ही रहा है कि पुराने गाने उस समय के बजते हैं, स्क्रीन प्ले में ही लिखे जाते हैं कि ये गाना इस सीन में बजेगा। यहाँ पे धक धक करने लगा बजा है एक मोमेंट पे, वो उस मोमेंट पे बहुत बढ़िया लगा है। लेकिन धुरंधर की टक्कर नहीं हो पाई भाई। मैं बता रहा हूँ, चौधरी असलम की एंट्री पे जो हवा बजा दिया ना आदित्य धर ने, कुछ सालों तक उस चीज को कोई पछाड़ नहीं पाने वाला, चाहे कुछ भी बजा दो। गानों की बात कर लूं, फिल्म के जो ओरिजिनल गाने हैं, अरिजीत के 2 गाने हैं या 3 गाने हैं शायद से, वो मुझे बढ़िया लगे हैं। अरिजीत की आवाज है यार, उसमें क्या ही बोले, अरिजीत भाई है भाई, पता नहीं क्यों रिटायरमेंट ले ली, पर चलो जो भी है। आशिकों की कॉलोनी है गाना है, वो गाना जैसा भी है, लेकिन उसकी कोरियोग्राफी बहुत अच्छी हुई है। सिनेमाटोग्राफी उसमें आपको देखने में मजा आएगा, लाइट का यूज उसमें बहुत अच्छा हुआ है। तो मैं कहूंगा पिक्चर देखो ना देखो, यूट्यूब पे वो गाना जरूर सुनना। अगर आप अच्छी कोरियोग्राफी पसंद करते हैं, लाइट वाइट आपको समझ में आता है, तो वो गाना सुनना। इसके साथ ही पान की दुकान जो गाना है, उसमें भी कोरियोग्राफी बढ़िया है, शाहिद का डांस भी बढ़िया है। ओ रोमियो का जो टाइटल ट्रैक है, उसका म्यूजिक मुझे सबसे बढ़िया लगा भाई। ये गाना मेरी प्लेलिस्ट में जाने वाला है। ये हो गई गानों की बात और पिक्चर की बात। अब आते हैं असल मुद्दे पे, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स, और असली गड़बड़ कहाँ रह गई, कृपा कहाँ अटक गई। ओपनिंग सीक्वेंस शानदार है, म्यूजिक, बीजीएम, एक्शन, टकलों की फौज आ रही है, ठीक है, एनिमल से इंस्पायर्ड लगा, बट फिर भी हम कह सकते हैं कि ओके ओके लगा। पर दिक्कत वही है कि आप इसे एक मसाला फिल्म की तरह देखोगे तो आपको ये बढ़िया लगेगी। सस्पेंस है, एक्शन है, गाने हैं, थोड़ा बहुत रोमांस भी है, सब कुछ ठीक है। डेप्थ नहीं है। पहली बात, कैरेक्टर्स में डेप्थ नहीं है।
फिर कहानी की भी डेप्थ गायब हो जाती है। उस तरह का कैरेक्टर आप एक्सप्लोर करने वाले होते हो कि अरे शाहिद कपूर, कोई स्टोरी है क्या है, आओ इसको थोड़ा ढूंढे। तभी आपको पता चलता है कि फिल्म में मेन लीड तो शायद तृप्ति का कैरेक्टर है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, उसकी कहानी आप जैसे तैसे पकड़ने लगते हो, उसकी बैक स्टोरी से आप कनेक्ट होते हो, तो वो फिल्म में से गायब हो जाती है। फिर वो अचानक से वापस आती है, लेकिन जब तक वो वापस आती है फिल्म पता नहीं इधर उधर कहीं भी बिखर चुकी होती है। ये इतना क्योस सा सब हो गया। अब ये क्यों हुआ? सबसे पहली बात तो मुझे लग रहा है भारद्वाज साहब ने जो असली कहानी जो थी उससे या तो वो एकदम भटक गए। अब वो जान करके भटके हैं डर के मारे या गलती से हो गया वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हगास उसी वजह से फैली है। उस्तरा और सपना दीदी की असल कहानी एक्चुअल में काफी डार्क है। अगर आप पढ़ोगे तो उसे अगर एज इट इज स्क्रीन पर रख दिया जाता तो ज्यादा मजा आता। उसमें अपने आप विशाल भारद्वाज टच डल जाता, वो इतनी डार्क थी। अपना टच जबरदस्ती डालने के चक्कर में शायद विशाल भारद्वाज ने यहां खिचड़ी बना दी। पिक्चर उसी तरह चलती है, फर्स्ट हाफ मोमेंटम बनाता है आपका, थोड़ी बोरिंग लगती है, लेकिन आप सोचते हो कि चलो सेकंड हाफ में भी मजा आएगा यार, अभी तो मोमेंटम बन रहा है, गर्म हो रही है पिक्चर। लेकिन सेकंड हाफ के बाद कहानी जबरदस्ती का वो सस्पेंस वाला एंगल पकड़ लेती है। आप सोचते हो कि विशाल भारद्वाज की फिल्म में ये अब्बास मस्तान वाला सस्पेंस क्यों आ रहा है, रेस जैसा क्यों लग रहा है मुझे। वहीं से फिल्म ऑफ ट्रैक होने लगती है। लव स्टोरी का एंगल है फिल्म में, लेकिन दोनों के बीच में लव कब हुआ ये मुझे पता ही नहीं चला भाई फिल्म में, क्योंकि मैं दोनों के कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाया, आपने टाइम ही नहीं दिया। एक मोमेंट में तृप्ति का कैरेक्टर देख के लग रहा होता है कि वो वेस्ट जा रहा है, फिर वो अचानक से ईस्ट जाने लगता है, और अचानक से फिल्म में हमारा उस तरह का जो कैरेक्टर है जो बैडेस है वो रोमियो बन जाता है। चलो ठीक है बन जाता है, लेकिन टाइम तो देते उसे, मुझे डिस्कवर तो करने दो कि वो रोमियो के कैरेक्टर में कब तब्दील हुआ। मैंने जब इसका टीजर बनाया था तो मैंने कहा था कि इसमें इन दोनों की लव स्टोरी मत घुसाना, असल कहानी पे फोकस रखना, हुसैन उस्तरा की और सपना दीदी की। यहाँ पे लव स्टोरी घुसा के शायद एकदम हगास फैला दी गई। एजेंडा की बात कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत विशाल मियाँ खेल गए अपना, जबरदस्ती का बैलेंस आउट करने के चक्कर में किया है या क्यों किया है, 2-3 हिंदू नाम वाले कैरेक्टर्स डाल दी, जबकि आप असल कहानी पे अगर फोकस करोगे तो उस्तरा हो, सपना दीदी हो, दाऊद हो, उसके आदमी हो, सब लोग मुसलमान थे। पर कोई बात नहीं, इस पे आप कह सकते हो कि यही तो हमारी सिनेमैटिक फ्रीडम है, ठीक है भाई ले लो। और जैसा कि मैंने कहा कि फिल्म 20% ही असल घटना पर बेस्ड है, बाकी सब फिक्शन है। आप कह सकते हो कि फिक्शनल में तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, वैसे फैक्टर जबरदस्ती का डाला गया है और ये गेम आपने क्यों किया है समझ आ रहा है, पर ठीक है इस बात के लिए भी आपको माफ कर दिया जाए। लेकिन सिनेमा के लेवल पे जो हगास फैलाई है उस पर तो जज करने दोगे। फिल्म कहानी वाइज बहुत घटिया हो जा रही है, बहुत जगह लैग कर रही है। बीच बीच में उस तरह के कैरेक्टर के दोस्त आते हैं, पंटर लोग आते हैं, वो फनी मूवमेंट्स लाते हैं। नाना का कैरेक्टर जैसा कि मैंने बताया वो मजा बांधे रखता है, लेकिन कितनी देर, उन लोग का स्क्रीन टाइम कितना है, थोड़ी थोड़ी देर में आप उबाऊ फील करने लगते हो। जैसा कि मैंने कहा एडिटिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, फिल्म और छोटी हो सकती थी। डायरेक्टर थोड़े से कंफ्यूज्ड लगे मुझे, अब जान करके कंफ्यूज्ड है या वो बनाना यही चाहते थे। उन्हें समझ नहीं आया कि वो रिवेंज एक्शन स्टोरी में रोमांस डालना चाह रहे थे या एक रोमांटिक स्टोरी में रिवेंज वाला ड्रामा डालना चाह रहे थे, क्योंकि असल में फिल्म में खिचड़ी बन गई, दोनों के बीच में फिल्म कहीं झूल कर रह गई। विजुअली फिल्म बहुत अच्छी है, आप कह सकते हो, छोटी छोटी मजेदार चीजें हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक कई जगह बज रहा है तो स्क्रीन पे कैरेक्टर आता है जो फ्लूट बजा रहा है, बांसुरी बजा रहा है, 2-3 जगह वो दिखता है, मानो आपको यूं लगेगा कि बीजीएम यही बजा रहा है। ऐसी 2-3 चीजें बढ़िया हैं, लेकिन कमी वही है, डेप्थ। कहानी कहां गई भाई, इधर उत्तर जाते जाते पश्चिम पूरब कहीं भी चले गए। शायद प्रॉब्लम ये भी थी कि मैंने थोड़ी सी ज्यादा एक्सपेक्टेशन इस फिल्म से लगा ली थी, डायरेक्टर से लगा ली थी। मुझे लगा भाई इतनी तगड़ी कहानी है, विशाल भारद्वाज पहली बार इस तरीके का एक्शन जॉनरा एक्सप्लोर कर रहे हैं, इस तरीके का एक्शन ऐसा उन्होंने पहले किया नहीं है। शाहिद पे मुझे भरोसा था कि एक्टिंग वो कर लेगा और उसने ठीक ठाक कर भी ली। मुझे एक्सपेक्टेड था कि ओमकारा टाइप का कुछ ऐसा मिलेगा जो मुंबई में बेस्ड हो। आप सोचो मुंबई बेस्ड ओमकारा की एक अंडरवर्ल्ड है, एक मेन लीड है, भाई है जिसका चेला बागी हो गया है और प्यार में भी पड़ गया है, और उसका प्यार भी किसी तरह उस भाई से कनेक्टेड है, तो एक मस्त कॉकटेल बन सकता था। ओमकारा कमीने मिक्स टाइप भी आप कुछ बना सकते थे, लेकिन सब कुछ फीका फीका सा रह गया। इसे मैं ना तो विशाल भारद्वाज की टॉप 5 पिक्चरों में डालूंगा, ना ही शाहिद के करियर की एक्टिंग वाइज टॉप 5 पिक्चरों में डालूंगा, क्योंकि इन दोनों का ही इससे बहुत बढ़िया बढ़िया काम भाई मैंने तो देखा है। आसान भाषा में अगर मैं कहूं तो प्योर मसाला ड्रामा फिल्म लगी विद गुड म्यूजिक एंड गुड बीजीएम, वो तो मैं कहूंगा। लेकिन विशाल भारद्वाज का जो टच था वो एकदम मिसिंग लगा, या वो जबरदस्ती का टच देने के चक्कर में कहानी में से सब कुछ मिसिंग लगा। म्यूजिक के मामले में उनका टच दिखा है ठीक है, लेकिन कहानी और कैरेक्टर्स के मामले में वो डेप्थ खो गई। एक लाइन में बताता हूं कि मुझे फिल्म कैसी लगी है और मैं गारंटी दे रहा हूं आप उससे जज कर लोगे।
दोस्तों मैंने फिल्म सिंगल स्क्रीन में देखी 150 रुपए देकर। बड़े दिनों बाद मन किया कि आओ यार सिंगल स्क्रीन देख के आते हैं, और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने इस पर केवल 150 रुपए खर्चे, पीवीआर जाकर 400 रुपए नहीं दिए। अब इस बात से आप जज कर लो कि फिल्म मुझे कैसी लगी है।